जी अस्सलाम वालेकुम, कैफ़ो। आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में एक तो हम प्रीवियस होम असाइनमेंट आपको दी गई थी उसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद फ्रेश कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। लेकिन आज एक प्रीमियम रिसोर्स आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाना है। उससे पहले मुझे ये बताइए कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कल की होम असाइनमेंट रिटन फॉर्म में करके आए हैं? कल के लेक्चर शाबाश। इसी तरीके से आपने डेली होम असाइनमेंट करते रहना। असाइनमेंट चेक हुई है आपकी? हाँ शाबाश। ये स्टैम्प भी लगवाते रहिएगा क्योंकि हफ्ते 10 दिन के बाद ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सारी असाइनमेंट्स की होंगी उनका रजिस्टर चेक करके उनको प्राइज़ भी दिया जाएगा ताकि जो स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं उनकी एप्रिसिएशन भी हो सके। ठीक है जी। चलिए, अब जो रिसोर्स मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ वो है बेसिकली लाइव क्विज। हम कोशिश करेंगे तकरीबन डेली बेसिस पे क्लास के स्टार्ट में पूरी क्लास का और जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी टेस्ट हो। ठीक है, हमारी क्लास का टाइम है 11:30। ठीक है, 11:30 तो लगभग 11:35 के करीब तक हमारा क्विज स्टार्ट हो जाया करेगा। तो ऑनलाइन में जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उन्हें भी चाहिए कि वो 11 साढ़े 11 बजे अपना मोबाइल लेके बैठ जाएं और लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप क्विज में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इसका मकसद क्या है? इसका एक मकसद तो ये है कि आप लोगों में हेल्थी कंपटीशन इनकरेज किया जाए। ठीक है, ताकि पता चले हमारी क्लास के टॉपर्स कौन कौन से हैं जो कि कंसेप्ट्स को अच्छे तरीके से एनालाइज करने के काबिल हैं और क्वेश्चन का आंसर देने के काबिल हैं। और दूसरा पर्पज़ इसका मेरे लिए ये है कि मुझे पता चल जाए कि मैंने कल जो कंसेप्ट्स आपको सिखाए हैं वो आपने समझ लिए हैं कि नहीं समझ लिए। ठीक है, क्योंकि ये देखने के लिए आपके माइंड में थोड़ा ही घुस सकता हूँ मैं आपसे पूछ सकता हूँ और वो आप हमेशा यही कहते हैं कि सर सब कुछ समझ आ गया है। ठीक है, तो लेकिन मैंने इवेल्युएट करना है, तो इस इवेल्युएशन से जो क्विज के रिजल्ट्स होंगे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आप लोग समझ पाए हैं इसको कि नहीं समझ पाए। तरीकाकार क्या होगा? क्विज याद रखिए एक चीज़ तो ये कि ये लाइव क्विज है, यानी इसमें आप सिर्फ उसी वक्त पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब तक क्लास है। जैसे ही क्लास खत्म हुई क्विज भी खत्म। ठीक है, ये चीज़ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि सर हमें तो अगले दिन लेक्चर मिलता है तो हम क्विज पहले कैसे अटैम्प्ट करें? तो पहले अटैम्प्ट करने का तरीकाकार यह है कि आपको पता है कि लगभग डेली क्विज होगा, तो क्विज पहले से मैं ग्रुप में अनाउंस कर दिया करूँगा, लिंक शेयर कर दिया करूँगा। वो आप पहले से रेडी होने चाहिए कि अब क्विज होना है, हम इस वक्त अवेलेबल हो। ठीक है जी। दो तरीके हैं क्विज को पार्टिसिपेट करने के। नंबर 1, आपका जो ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप जो आपकी कम्युनिटी वगैरह बनी हुई है उसमें आप एडिड है ना? हाँ, उसमें अगर आप एडिड नहीं हैं तो जो हमारा एडमिशन ऑफिस है वहाँ पे जाके उनको कहिए कि हम मुझे कैफ 4 वाले ग्रुप में कम्युनिटी में ऐड कर दें ताकि वक्तन फ़क्तन जो अनाउंसमेंट है वो भी आप तक पहुँच सके और डेली जो क्विज है इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकें। तो अगर तो आप उस ग्रुप या कम्युनिटी में ऐड है, उसमें ऑलरेडी मैं लिंक शेयर कर चुका हूँ, क्लिक कीजिए और आप पहुँच जाएंगे इस साइट के ऊपर। आपके मोबाइल पे ये डिस्प्ले आ जाएगा। फ़र्ज़ कीजिए अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हैं तो आप अपने मोबाइल ओपन कीजिए, एक्सप्लोरर पे जाइए, गूगल पे टाइप कीजिए menti.com 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 टाइप कीजिए। जब आप ये टाइप करेंगे तो आपके सामने एक डिस्प्ले आएगा बॉक्स में आपने एक कोड एंटर करना होगा। वो कोड क्या है? 58024537। ये हर क्विज का अलग कोड होता है, डेली चेंज होगा। तो आज के क्विज का कोड क्या है? 58024537। ये कोड एंटर करने के बाद अगर आपके मोबाइल की स्क्रीन पे कैफ और बिजनेस लॉ लिखा आ गया तो इसका मतलब आप सही जगह पे पहुंच गए। पहुंच गए? बस ठीक है, बिल्कुल ये इधर ही पहुंचना था। ठीक है, तो दो तरीके हैं, एक मैन्युअली कोड एंटर करके और दूसरा जो आसान तरीका है वो क्या है? ग्रुप में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करें। लेकिन वो लिंक कब तक काम करेगा? जब तक लेक्चर है, लेक्चर के बाद नहीं करेगा। क्लियर जी? तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। ये चूंकि हमारा पहला क्विज है इसलिए थोड़ा इसकी डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। तरीकाकार इसका ये होगा कि सबसे पहले आपने या तो लिंक पे क्लिक करना जो ग्रुप में दिया गया या menti.com पे जाके जो कोड है ये टाइप करना। इसके बाद क्या होगा? हर क्विज में कुछ क्वेश्चंस होंगे। आज ये क्विज में 9 क्वेश्चंस हैं
कभी ये 7 हो जाएंगे, कभी हो सकता है 15 भी हो जाए, ठीक है, लगभग 10 से 12 हुआ करेंगे ऑन एवरेज। 1 बाय 1 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। पहले सबसे पहले आपके मोबाइल के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट आएगी। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज फॉर्म में होंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आएगी, आपके पास 5 सेकंड होंगे, उन 5 सेकंड में स्टेटमेंट को पढ़ना है। फिर उसके बाद आपके मोबाइल के स्क्रीन पे 4 ऑप्शंस आएंगे, आपने उनमें से सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। 2 चीजों के मार्क्स मिलेंगे आपको। नंबर 1, क्या आपका आंसर करेक्ट है, और नंबर 2, क्या आपका आंसर क्विक है। यानी अगर सारी क्लास के सारे क्वेश्चंस भी करेक्ट होते हैं, सिस्टम फिर भी रैंकिंग करेगा फर्स्ट पोजीशन, सेकंड और थर्ड की। किस बेस पे? स्पीड की बेस पे। तो सही भी आंसर करना है और जल्दी भी आंसर करना है। और ये जो जल्दी आंसर करना है ना, इसमें प्रेशर होता है कि हमने दूसरों से आगे निकलना है, तो जल्दी आंसर करना पड़ेगा। इससे आपकी 2 बड़ी स्किल्स क्रिएट होंगी आहिस्ता आहिस्ता, जो आपको एग्जाम में, आईकेपी एग्जाम में काम देंगी। पहली, आपकी रीडिंग पावर इंक्रीज होगी, क्योंकि जल्दी जल्दी में आपको जल्दी पढ़ने की आदत पड़ेगी, रीडिंग पावर इंक्रीज होगी। और दूसरा, आप क्विक एनालिसिस करने के काबिल होंगे। आपकी जो एनालिटिकल पावर है ना, एनालिसिस करने की फैक्ट्स की, वो भी इंक्रीज होगी। लेकिन ये 2-4 दिन में नहीं होगी, ये हर रोज प्रैक्टिस करेंगे तो कोई 15-20 दिन के बाद आपको विजिबल डिफरेंस नजर आएगा, अपनी रीडिंग स्पीड में भी और इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करने में भी। ठीक है, समझ लीजिए ये आपने एक जिम ज्वाइन कर लिया है मेंटल हेल्थ के लिए, और हर रोज इसकी एक्सरसाइज होगी। ठीक है जी, फास्टर आंसर करना है, करेक्ट आंसर करना है। जितनी जल्दी फास्ट आंसर करेंगे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, अगर आपका आंसर करेक्ट है तो। ठीक है जी, जो टॉप 5 स्टूडेंट्स हैं उनको 50 रुपीज प्राइज के तौर पे दिया जाएगा। प्राइस कम है, लेकिन बहरहाल प्राइस आपको पता है एप्रिसिएशन के लिए काम करता है, चाहे 50 का हो चाहे 500 का। जी, मोबाइल स्क्रीन पे अब शायद आपसे कोई नाम वगैरह पूछेगा, आप अपना CRN आपने एंटर करना है। कोशिश करें CRN एंटर करें, ठीक है। आगे ज्वाइन कर लिया, बस ठीक है जी। हाँ ज्वाइन प्लीज, बिल्कुल बिल्कुल। कोड दोबारा ऊपर लिखा है 58024537। आज वैसे सिर्फ यूं समझिए ट्रायल ही है आपका, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए सिस्टम वर्क कैसे करता है। स्टार्ट करें जी। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा। एक मिनट जी, ये लीजिए पहला क्वेश्चन जी। कह रहा है Zara offers to provide consulting services for पाक रुपीज 300,000. When Naveed accepts the offer by signing it, it forms क्या? Promise, void contract, illegal agreement या implied acceptance? Promise. अच्छा, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, हमने ऑप्शन जब गिवन ऑप्शन हो ना, तो उसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करनी होती है। बाज़ औक़ात जो बेस्ट ऑप्शन है वो परफेक्ट नहीं होती। जैसे मेरे ख्याल में इसका जो परफेक्ट आंसर बनता था ना, वो एग्रीमेंट, ठीक है, कि उनका एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। लेकिन चूंकि इसमें एग्रीमेंट वाली या वैलिड एग्रीमेंट वाली कोई ऑप्शन नहीं है, तो एमसीक्यू का असूल क्या होता है? मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो गिवन ऑप्शन में से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है फर्स्ट वन, प्रॉमिस। क्लियर? किसी स्टूडेंट ने कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं की अटेम्प्ट करने में? क्या हुआ? एंड कोई बात नहीं, आप मिड ऑफ द क्विज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आप दोबारा ये क्विज सेम जो कोड है 58024537, इसको एंटर कीजिए। शाबाश। ठीक है, रीलोड करते हैं, हम इसको रीलोड करते हैं।
अब जब आगे आएगा ना नेक्स्ट क्विज में, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले आ गया, ठीक है, डिस्प्ले आ गया, ये ठीक है, अब आपने ज्वाइन कर लिया। ये अब नेक्स्ट क्विज जब क्वेश्चन आएगा ना, वो अब डिस्प्ले होगा आपकी स्क्रीन पे। ये वाला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है, ये अब डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है जी बिल्कुल। नेक्स्ट जैसे ही आएगा वो ऑटोमेटिक शो, वो यहां से मैं प्रेस करूंगा फिर नेक्स्ट आएगा, ताकि मैंने अगर कुछ जगहों पे मैंने डिस्कशन करनी होगी ना, तो मुझे डिस्कशन के लिए टाइम चाहिए। अगर ऑटो मोड पे होना तो फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली चलता जाएगा, वो फिर मैंने किसी को डिस्कस करना होगा, मैं फिर उस कंसेप्ट को डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने उसे मैनुअली कंट्रोल किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 स्टार्ट करें जी। ये रहा क्वेश्चन 2 आपके मोबाइल की स्क्रीन में। Ali offers to sell his Lahore shop for ₹5 million. What is Ali's action called? लीगली इस एक्शन को क्या कहते हैं? ऑफर, शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन। क्वेश्चन 3, ये रहा क्वेश्चन 3 आपके सामने। सारा नोड्स टू एक्सेप्ट अहमद प्रपोजल। नोडिंग यानी क्या है? सर हिलाना है ना, ऐसा है। टू सप्लाई गुड, दिस टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस इज इम्प्लाइड। क्या इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस है? लॉ की नजर में बिल्कुल वैलिड है। आप ये बाद में नहीं कह सकते मैंने हाँ थोड़ी किया था, ये नहीं कह सकते, ठीक है। एक्सेप्टेंस बाय वर्ड्स भी हो सकती है, बाय कंडक्ट भी हो सकती है, लेकिन अगर सारा साइलेंट रहती, वो एक्सेप्टेंस ना होती, वो रिजेक्शन भी ना होती, हाँ वो कुछ भी ना होता, कुछ भी ना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, A contract between two parties in Karachi is enforceable by law. This contract is वाइड बोलते हैं इसको, अनइनफोर्सेबल, वैलिड या बाइंडिंग या इम्पॉसिबल? वैलिड। वैलिड कह लें या बाइंडिंग कह लें, एक ही बात है। वैलिड का मतलब ही वही है जो बाइंडिंग का मतलब है। यूं ना समझिएगा कि बाइंडिंग का लफ्ज कोई टेक्निकल चीज आ गई है, कोई खास किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं नहीं, या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिख लिया करें या बाइंडिंग, एक ही बात है। शाबाश। ये वाइड नहीं है। वाइड का क्वेश्चन में जब उसने क्लियरली कह दिया इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तो अच्छा वाइड ये टर्म मैंने शायद आपको नहीं समझाई हुई, ठीक है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, और जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता वो वाइड बोलते हैं उसको, या कभी कभार अनइन्फोर्सेबल भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर जो ज्यादातर लॉ में टर्म यूज होती है वो क्या होती है? वाइड वाली, वाइड एग्रीमेंट। तो ये चूंकि उसने क्वेश्चन में कह दिया इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तो ये कौन सी होगी? वैलिड या बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ये रहा जी। If Maria and Umar agrees to help each other without any legal term, this agreement is, क्या है एग्रीमेंट? क्या कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, ये सोशल है। और जो सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं वो क्या इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं? नहीं होते। तो ये सोशल एग्रीमेंट है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। An agreement to perform an illegal activity in Islamabad is valid, illegal या illegal agreement? शाबाश। अच्छा मुझे ये बताइए, एक टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, इसको हम इलीगल
है ये इलीगल, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया इलीगल। सवाल ये है कि ज्यादा बेहतर क्या है, इसको इलीगल एग्रीमेंट कह सकते हैं कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट? क्या बेहतर है? इलीगल एग्रीमेंट। शाबाश। कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उस एग्रीमेंट को कहते हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। ये कभी इन्फोर्सेबल बाय लॉ था ही नहीं, तो इसको हम इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, इलीगल एग्रीमेंट बोलेंगे। क्लियर जी? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। When a party's conduct indicates acceptance of an offer without words, तो इसे क्या कहते हैं? Implied। शाबाश, डी ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, ये implied, तो जो विद वर्ड्स हो उसे क्या कहते हैं? एक्सप्रेस एग्रीमेंट। और एक्सप्रेस एग्रीमेंट की आगे दो टाइप्स कौन सी हैं? वर्बल और, क्योंकि अल्फाज वर्बल भी हो सकते हैं, अल्फाज रिटन भी हो सकते हैं। एम्प्लॉयड एक्शन, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। ये रहा क्वेश्चन 8 आपके साथ। A business deal in Karachi lacks consideration. This means it is, ये क्या है? Valid, enforceable या not a contract? Not a contract। क्यों? क्योंकि उसमें कंसिडरेशन नहीं, कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। याद है ना? प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, वो बनते हैं एग्रीमेंट, और वो फिर जाके बनता है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्लियर जी? चलिए आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी डिस्प्ले होता है, ये खुद मैंने ऐसे किया है। जी, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। If Aisha promises to deliver goods and receive part with 100,000 in return, यानी प्रॉमिस भी है और कंसिडरेशन भी। प्रॉमिस तो है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये प्रॉमिस है, लेकिन प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन भी इन रिटर्न आ गई, तो इसमें ये क्या हो गया? अब ये प्रॉमिस की अगली स्टेज आ गई। हाँ, और वैसे भी ये प्रॉमिस ही है, प्रॉमिस ही। शाबाश, ये प्रॉमिस ही है। ये एग्रीमेंट करेक्ट ऑप्शन है। प्रॉमिस और प्रॉमिसी में फर्क है, ये समझ है? कहने को एक सिंगल ही का फर्क है, लेकिन टर्म चेंज हो जाती है। और फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, नहीं वॉइड, इसमें क्या ये इलीगल है? क्या ये इम्पॉसिबल है? क्या ये सोशल है? तो फिर ये वॉइड कैसे हो गया? ये करेक्ट है। क्लियर जी? चलिए अब हमारे पोजीशन होल्डर्स जो हैं वो है टॉप 5 जी। भैया है प्राइस है हमारे पास जी। तो फर्स्ट पोजीशन, ये आपके मोबाइल की स्क्रीन पे सामने पूरी क्लास का रिजल्ट है, लेकिन आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आपका रिजल्ट है।
फर्स्ट पोजीशन किसकी है? शाबाश, दीजिए प्राइज। सेकंड पोजीशन किन की है? शाबाश। थर्ड पोजीशन किन की है? बेहतरीन। फोर्थ पोजीशन किन की है? शाबाश। फिफ्थ किन की है? फिफ्थ पोजीशन, शाबाश। एप्रिसिएशन के लिए 10th पोजीशन तक प्राइज शेयर कर रहे हैं। सिक्स्थ पोजीशन किसकी है? 6, शाबाश। 6 वाले को भी दे। 7th पोजीशन, 7th किसकी है? ऑनलाइन वाले की होगी। 8th पोजीशन किसकी है? शाबाश। 9th पोजीशन किसकी है? शाबाश। 10th पोजीशन, गुड। चलिए, ये था हमारा क्विज। तो क्या ये एक अच्छी एक्टिविटी ऐसे कंटिन्यू करें या ना करें? चलिए ठीक है। अब ये क्विज खत्म, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। आपको होम असाइनमेंट दी गई थी, ऐसा ही है। अब होम असाइनमेंट को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक ही क्वेश्चन था, लेकिन इसमें हम ये सीखेंगे एग्जाम क्वेश्चन को हमने एनालाइज कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। पहली चीज तो आपको कल बताई थी, एग्जाम में आई कैप के पेपर में जितने भी पार्ट्स होंगे वो आपने क्या करने हैं? अलग पेज पे स्टार्ट करना है, फ्रेश पेज से। लेकिन जब आपकी होम असाइनमेंट कर रहे हो ना, या जब आप कॉलेज में वीकली टेस्ट दे रहे हो, या जब ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स घर में होम असाइनमेंट कर रहे हैं या घर में अटेम्प्ट कर रहे हैं, उस वक्त आपके लिए रियायत है क्या कि आप नेक्स्ट पार्ट सेम पेज से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कागज की बचत करनी चाहिए ना। वो दरख्त कटता है तो फिर कागज बनते हैं, ठीक है। तो हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली वर्क करना चाहिए। तो उसके लिए क्या कि जब आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो या कॉलेज में प्रैक्टिस कर रहे हो तो सेम पेज से नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लें, हम उसको सही मानेंगे। लेकिन जब आई कैप में जाना है तो हरगिज किसी किस्म की बचत नहीं करनी, ठीक है। हर पार्ट भी फ्रेश पेज से स्टार्ट करना, ये बात क्लियर है। चलिए, पहले कह रहा है अदील ऑफर्स टू सेल हिज फर्नीचर टू बाबर फॉर ₹50,000। बताइए क्या ये कमर्शियल एग्रीमेंट है या सोशल एग्रीमेंट है? कमर्शियल है। फर्नीचर की सेल परचेज कमर्शियल होती है। कह रहा है बाबर एक्सेप्ट्स दिस ऑफर। ऑफर भी हो गई, एक्सेप्टेंस भी हो गई, प्रॉमिस हो गया, क्या कंसीडरेशन भी है? बिल्कुल है। उधर से फर्नीचर जाएगा, उधर से 50,000 जाएंगे, कंसीडरेशन एक दूसरे की हो गई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एग्रीमेंट भी हो गया। अच्छा, एग्रीमेंट हो गया, क्या इलीगल है? क्या इम्पॉसिबल है? क्या सोशल है? तो इसका मतलब यह हुआ ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहां पे रुक के बताइए, क्या ये एनालिसिस समझ रहे हैं आप? पहले ऑफर एक्सेप्ट हुई, प्रॉमिस हुआ, प्रॉमिस में चूंकि कंसीडरेशन थी, एग्रीमेंट हो गया, और चूंकि जो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ की कोई कंडीशन नहीं है यहां पे, तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो उसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर क्या हुआ? अदील रिफ्यूजेस टू सेल द फर्नीचर। कॉन्ट्रैक्ट एक दफा कर लिया ना, अब मुकर नहीं सकते। मुकरेंगे तो आपको हर्जाना अदा करना पड़ेगा, ये सूल याद रखिएगा। इसीलिए आपको सिखाया जा रहा है, आपको पता हो। बाज़ औक़ात बातों बातों में आप गपशप लगा रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। किसी दुकानदार के साथ, दोस्त के साथ गपशप लगा रहे होंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा, वो तो सोशल होता है ना। दुकानदार के साथ कह रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए आपके किन अल्फाज से कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है और किन से नहीं होता। यही सिखाया इस सब्जेक्ट में उसने। कैन बाबर टेक एनी एक्शन अगेंस्ट अदील? बिल्कुल एक्शन ले सकता है। क्या ले सकता है? बाबर कैन सू अदील। सू, SU, सू किस लिए? हाँ, किस लिए? टू क्लेम डैमेजेस या टू इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट, ये भी ठीक है। टू क्लेम डैमेजेस, ये भी ठीक है। डैमेजेस क्या होते हैं? हर्जाना। किसी को नुकसान हो तो उसको नुकसान पूरा करना चाहिए ना, इसे क्या बोलते हैं हम? हर्जाना, डैमेजेस। तो अब वो उसे या उसे केस करेगा, कहेगा पूरा करो, या क्या कहेगा? कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करना तो हर्जाना दो। सू दोनों कामों के लिए करेगा। एक ही केस में वो कहेगा कि मेरी जज साहब से इल्तजा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को, ये अदील जो है कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से इनकारी है, अदील को हुक्म दे कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे। फिर आगे लिखा होगा या अगर अदील कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करता तो मुझे इससे हर्जाना लेके दें, क्योंकि इस वक्त मार्केट में फर्नीचर 60,000 का हो गया है।
तो मेरे को 10,000 रुपया इसे लेके दे, क्योंकि अब मैं मार्केट से खरीदूंगा तो कितने में पड़ेगा मुझे? 60 में। समझ रहे हैं? तो ये इसके पास राइट है। क्या कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है? बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम 1 के पार्ट ए में? कोई नहीं। पार्ट बी, अदील इनवाइट्स बाबर टू डिनर, बाबर एक्सेप्ट्स द इनविटेशन बट फेल्स टू टर्न अप। अदील ने सारा कड़ाही मंगवा के रखी हुई थी, कोक की बोतलें मंगवा के रखी हुई थी 1.5 लीटर वाले, ठीक है। उसके तकरीबन 1,500-2 हज़ार रुपया लग गया था डिनर अरेंज करने में, और ये बाबर भाईजान 2,000 खर्च हो गया, बाबर भाईजान आए ही नहीं। कैन अदील टेक एनी एक्शन अगेंस्ट बाबर? मेरा ख्याल है यस। वो 2,000 डिनर का अरेंजमेंट नहीं किया उसने, सोशल एग्रीमेंट है, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। यस, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं, ये सोशल एग्रीमेंट है। क्लियर जी? ठीक है। अच्छा, एक बात आपके सिलेबस से बाहर है लेकिन प्रैक्टिकली काम की है, बता दूं? क्या इसका यह मतलब है कि सोशल एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते? क्या इसका यह मतलब है कि दो भाइयों के दरमियान में या हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान में या दो दोस्तों के दरमियान में कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता? हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा कि ये सोशल है कि कमर्शियल है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? सुन ले, इसको पता चलाने का प्रैक्टिकली बड़ा आसान तरीका है। एग्जाम में तो आपको नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पता चल जाता है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पता चल जाता है। प्रैक्टिकली क्या तरीका है? प्रैक्टिकली तरीका ये है, कचहरी जाएं, वहां से स्टैम्प पेपर मिलता है, वो 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लें, 1200 वाला भी मिलता है, 100 रुपये वाला ले लें, वो वकील बताएगा कौन से वाला लेना है, उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन लिख के साइन करवा लें। वो जब आपने साइन कर दिया, वो लीगल पेपर के ऊपर साइन करना इस बात का सबूत है कि दोनों पार्टीज इसको लीगली इन्फोर्स करवाना चाहती हैं, दोनों पार्टीज चाहते हैं कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो। अब ये एग्रीमेंट अगर हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान में भी हुआ है ना, तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। इन्फोर्सेबल बाय, यही एग्रीमेंट अगर उन्होंने रिटर्न फॉर्म पे स्टैम्प पेपर में करवाया होता ना, अदील और बाबर ने डिनर वाला, हालांकि नॉर्मली ये सोशल होता है और आपने हमेशा सोशल ही करना है, लेकिन प्रैक्टिकली बता रहा हूं, अगर करवाया होता ना, करवाता कोई नहीं है क्योंकि सोशल है, लेकिन अगर करवाया होता तो उस सूरत में ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता और अदील उससे रिकवरी करवा सकता था। क्लियर? अब इमेजिन कीजिए कि भाई की शादी है, छोटे भाई की, और आप गए, आपने तो भी सीए करना है ना, अभी जल्दी नहीं है ना आपको? हाँ ठीक है, शाबाश। आप गए बुकिंग करवाने के लिए, हाल वाले से कहा छोटे भाई की शादी हाल बुक करना है, 200 मेहमानों का खाना अरेंज करो। उसने कहा ठीक है आ जाइएगा 20 तारीख को। 20 तारीख को गए, वो कहने का सर खाना तो बनाया ही मैंने, सोशल एग्रीमेंट है, खाना तो बनाया ही नहीं मैंने, आप मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। बताइए यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं कि नहीं? क्यों? ये भी तो खाने पीने वाला ही केस है, एक कमर्शियल डीलिंग है, उसका काम ही यही है, समझे? तो ये नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और हालात से पता चलता है हमें। बहरहाल नॉर्मली दो फैमिली मेंबर एक दूसरे को इनवाइट करते हैं अगर एक दूसरे के घर में, तो नॉर्मली वो क्या है? सोशल एग्रीमेंट। क्लियर हो गया जी? और भी दोनों कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए जी। अदील जरूरी है कि वो अपने बिजनेस से ही मतलब फर्नीचर सेल कर रहा हो, वो घर का भी तो कर रहा। हाँ, क्या ये जरूरी है? हाँ ठीक है, ये अच्छा याद रखिए, प्रैक्टिकली जो केसेस होते हैं ना, प्रैक्टिकली वो पूरी फाइल होती है। कभी किसी वकील के ऑफिस में जाए ना, वो एक केस लड़ रहे होते हैं, वो पूरी 150-200 सफ़ों की फाइल बनाई होती है, उसकी बेस पर सारे फैक्ट्स वहाँ पे लिखे होते हैं। क्या आईकैप ने अगर आपसे कोर नॉलेज टेस्ट करना है तो बताइए, खुद बताएं आप, क्या वो आपको 10 और ज़्यादा, बहुत भी कम करें ना, 10-12 सफ़े तो बन ही जाते हैं केस के, क्या वो इतना लेंथी केस दे जिसमें हर बात का जिक्र हो, कि वो आपसे सिर्फ मोस्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दे और बाकी ना दे, ताकि केस छोटा रहे और आप 3 घंटे के अंदर 10-12 केस सॉल्व कर लें? बताइए। ऐसे ही आईकैप की लिमिटेशन है, आईकैप आपसे सिर्फ कोर नॉलेज टेस्ट करना चाहता है, इसलिए अक्सर केस स्टडी में ऐसा होगा कि उसने कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी। ये गौर से सुनिएगा बात,
कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगी। हमारा केस स्टडी का असूल होता है जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती ना, तो जो इंफॉर्मेशन उसे नहीं दी होती हम एज्यूम करते हैं वो सब कुछ ठीक हो रहा है, उसके ऊपर कमेंट नहीं करना, और जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसी के ऊपर कमेंट करना है और एज्यूम करना है। अगर उसने मेंशन नहीं किया कि नॉर्मली जो होता है ना इन मोस्ट ऑफ द केसेस, यहां पे भी वही हो रहा है। अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इनका पॉइंट ये है सर उसने ये नहीं बताया कि उसकी दुकान थी, वो कमर्शियली सेल कर रहा है या घर का फर्नीचर उसने सेल कर रहे हैं, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आप नॉर्मल मोस्ट ऑब्वियस सिचुएशन एज्यूम करेंगे कि एबनॉर्मल या रेयर या एक्सेप्शनल सिचुएशन। नॉर्मल तो नॉर्मली क्या होगा आपके ख्याल में? शॉप का केस होगा। ठीक है, केस स्टडी में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं, तो वहां पे हमने फिर अजम्पशन लेके चलना होता है, और अजम्पशन हमेशा याद रखें नॉर्मल चीज की लेनी है आपने, रेयर केस को एज्यूम नहीं करना, एक्सेप्शनल किस सिचुएशन को एज्यूम करना है कि जैसे नॉर्मली होता है यहां पे भी वैसे ही होगा। एग्रीड? चलिए, ये सिर्फ एक ही केस स्टडी थी, ये आपकी जिंदगी की पहली केस स्टडी थी लॉ की। क्या समझ आ गई आपको? हाँ, लेकिन याद रखें अच्छी बात है, स्टार्ट अच्छा है, लेकिन अभी आप एग्जाम लेवल पे नहीं पहुंचे। एग्जाम लेवल पे मैं उस दिन मानूंगा आपको पहुंचे हैं जिस दिन आई कैप का पास्ट पेपर का क्वेश्चन करेंगे। और आई कैप का पास्ट पेपर का क्वेश्चन कौन सा होगा? जिसके नीचे अटेम्प्ट लिखी होगी, स्प्रिंग 2023, ऑटम 24, जिसके नीचे, वो मैं मानूंगा अगर जब आई कैप के पास्ट पेपर का क्वेश्चन करेंगे तो। क्लियर जी? हाँ, बस यही क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम आज के कंसेप्ट की तरफ। पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो ना कोई भी, तो पूछ लें, शाबाश। सर, कल जो एग्रीमेंट इम्पॉसिबल की बात होती है, सर अगर अंडर 18 कोई एग्रीमेंट करता है तो वो अंडर 18 एग्रीमेंट मैंने कल भी मना किया था, नहीं सोचना आपने अभी, वो आगे चल के एक टॉपिक आएगा पूरा। जो अंडर 18 एग्रीमेंट होता है वो कोई अच्छा एग्रीमेंट नहीं होता, वैलिड एग्रीमेंट नहीं होता। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब मुझे बताइए, क्वेश्चन के अंदर उसने ये जो बाबर वाला क्वेश्चन इसमें मेंशन नहीं किया था ये अंडर 18 है कि ओवर 18 है, तो क्या अज्यूम करेंगे? और नॉर्मल क्या होगा? ओवर 18। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जब अंडर 18 का कंसेप्ट टेस्ट करेगा ना, क्लियरली एज बताएगा, इसकी एज 16 साल है, इसकी एज 17 साल है। सर जैसे ये एक्सेप्टेंस इंप्लाइड होती है, ऑफर भी इंप्लाइड हो सकती है। जैसे एक्सेप्टेंस इंप्लाइड होती है, ऑफर भी इंप्लाइड हो सकती है। यस, बिल्कुल यस। कभी अगर आप किसी रेलवे स्टेशन में जाएं और या बस वगैरह में सफ़र करें, हमारे ज़माने में तो ऐसा होता है, पता नहीं ऐसा है, तो गर्मियों में ना उधर कोई ठंडा पानी लेके, वो ग्लास में पानी रख, वो घूम रहे होते हैं कुछ लोग या बच्चे, और वो दूर से आपको इशारा करते हैं ऐसे ग्लास के साथ करते हैं, कभी देखा है ऐसे? अगर आपने पानी पीना तो आप क्या कहते हैं? ऐसे। तो उसने जो आपको ग्लास दिखाया ऑफर की, वो क्या थी? वो भी एम्प्लॉयड थी, और आपने जो एक्सेप्टेंस दी वो भी एम्प्लॉयड है। चले इससे भी कॉमन एग्जांपल, कभी आप अगर गाड़ी पे जा रहे हो और रास्ते में कहीं पे इशारे पे रुके, तो वहां पे फौरन ही दो लोग आते हैं, एक मांगने वाला और एक गाड़ी का शीशा साफ करने वाला। वो जो गाड़ी का शीशा साफ करने वाला तो अपना सामान लेके जब आपकी गाड़ी की तरफ आता है और हल्का इशारा करता है, वैसे अब कम ही पूछते हैं, फौरन काम शुरू कर, लेकिन अक्सर वो पूछते हैं सर जी, वो बात नहीं करते क्योंकि आप गाड़ी के अंदर है, शीशे ऊपर किए, आवाज आ भी नहीं सकती, लेकिन वो जब इशारा करते हैं तो इसका मतलब क्या है? वो आपको एम्प्लॉयड ऑफर कर रहे हैं, और आप जब ऐसे करते हैं ठीक है, ठीक, तो इसका क्या मतलब होता है? एम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस। ठीक है, इसी तरह बाज़ औक़ात अगर कोई रेलवे स्टेशन में या जो आप हवाई जहाज़ का सफ़र करें तो वहाँ पे कुली होते हैं बाज़ औक़ात, वो आप जब बाहर निकलते लगते हैं स्टेशन से तो वो भाग के आते हैं और आपके कहे बगैर ही समटाइम आपका सामान उठा लेते हैं। तो आपसे कुछ कहे सुने बगैर सामान उसका उठा लेना, ये उसकी तरफ से क्या है? एम्प्लॉयड ऑफर है। एम्प्लॉयड, क्लियर? तो ऑफर भी एम्प्लॉयड हो सकती है, एक्सेप्टेंस भी एम्प्लॉयड हो सकती है। तो ठीक है जी। ये अभी फॉर एग्जांपल जो भी आपने एग्जांपल दिया है, इसके अंदर वो फिर मना नहीं करता, मतलब ये हो जाता है। हाँ, नहीं, मैं ये यार ना इससे आगे मैं नहीं आपको बताऊंगा, आगे चल के जब रेलिवेंट टॉपिक आएगा ना तब बताऊंगा। ये असल में पूछना पता है क्या चाहते हैं? ये पूछना ये चाहते हैं सर, अगर उन्होंने हमारा सामान उठा लिया और हमने उनको कोई जवाब नहीं दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो ना हुआ। क्यों कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना हुआ?
क्योंकि हमने तो एक्सेप्टेंस दी ही नहीं है। अभी तक जितना आपने लॉ पढ़ा है उसके मुताबिक आपकी इंटरप्रिटेशन ठीक है, अभी तक जितना लॉ पढ़ा है। आगे चल के मैं बताऊंगा आपको इसका कंप्लीट आंसर, ठीक है। फिलहाल मैं इसको ओके कर रहा हूं, आपने सही सोचा जी। चलिए अब आगे कंसेप्ट की तरफ चलते। अब आज हम स्टडी करने लगे हैं, कल हमने बेसिक टर्म्स सीखी थी, कल कोई टेक्निकल कंसेप्ट नहीं सीखा। बेसिक टर्म्स जो लॉ में बार बार यूज होनी है, कौन कौन सी टर्म्स थी? प्रोमिजर, प्रोमिजी, ऑफर, ऑफर ऑफरी को इतनी ज्यादा यूज नहीं होती। प्रोमिजर, प्रोमिजी अच्छी है। ये कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, वैलिड और वॉइड। वैलिड जो सही वाला एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो उसे क्या बोलते हैं? वैलिड या बाइंडिंग। हाँ, ये बड़ी अच्छी टर्म है, वैलिड या बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइड, वॉइड कौन सा होता है? जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं, जो फारग है कॉन्ट्रैक्ट, जिसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। ये वैलिड और वाइड, ये बहुत अच्छी टर्म है, बार बार आएंगी। समझ आ गई इनको? अब वो आपको ऑफर की टाइप्स बता रहा है। ऑफर की टाइप, ऑफर है क्या? ये तो आपको पता है, जब एक बंदा किसी दूसरे को काम करने का कहता है, या कहता है कि सर मैं आपके बिहार ये काम करता हूं। ऑफर की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक है स्पेसिफिक ऑफर, एक है जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या है? स्पेसिफिक ऑफर ये है, ये भाईजान को मैं कहूं क्या आप ये मार्कर 200 रुपये में खरीदेंगे? ये स्पेसिफिक ऑफर जो स्पेसिफिक पर्सन को दी जाए। मैंने सिर्फ ये ऑफर इनको दी है, यह है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर का रूल होता है जिसको ऑफर दी गई वही एक्सेप्ट करेगा। स्पेसिफिक ऑफर स्पेसिफिक पर्सन को दी जाती है, इसकी एक्सेप्टेंस भी स्पेसिफिक पर्सन ही कर सकता है। क्लियर? जब मैंने कहा क्या आप ये मार्कर 200 रुपये में खरीदेंगे, आप बोल दें यस। यस बोल दिया, क्या मेरा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया? क्यों नहीं हुआ? स्पेसिफिक ऑफर थी। स्पेसिफिक ऑफर वही बंदा एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर दी गई हो। अब दूसरे एग्जांपल सुने। जनरल ऑफर, क्या क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 200 रुपये में ये मेरा मार्कर खरीदेगा? ये क्या है? जनरल। जनरल ऑफर मल्टीपल लोगों को दी जाती है, मल्टीपल लोगों को दी जाती है। ये अब ये कौन एक्सेप्ट कर सकता है? कोई भी। जिसने भी आके पहले मुझे कह दिया सर ये ले 200 मार्कर दे, मैं उसको मार्कर दे दूंगा। हाँ शाबाश। जनरल ऑफर भी किसी ना किसी लेवल पे हल्की हल्की स्पेसिफिक होती है। मैंने बोला क्लास में कोई भी, इसका मतलब है साथ वाली क्लास का नहीं आ सकता। लेकिन अगर मैं ये ना बोलूं, मैं ये कह दूं कि कोई भी आ सकता है, वो भी जनरल है, फिर इसका मतलब है पूरी दुनिया में कोई भी बंदा आ गया तो वो जनरल ऑफर। समझ आ गई? जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, स्पेसिफिक ऑफर सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन ही कर सकता है। क्लियर जी? यस सर। अच्छा मुझे बताइए, घर से मैंने कॉलेज आना है, बाहर निकला, रिक्शे वाला था, मैंने रिक्शे वाले से पूछा, 2-3 रिक्शे वाले खड़े थे, मैंने रिक्शे वाले से पूछा क्या आप कॉलेज चलोगे? उसने कहा जी सर बिल्कुल चलूंगा। मैंने कहा कितने पैसे? उसने कहा 500 रुपये लूंगा। मैंने कहा मैं तो 400 रुपये दूंगा। एक काउंटर ऑफर। शाबाश। काउंटर ऑफर क्या है? ऑफर को एक्सेप्ट ना करना, वो काउंटर ऑफर कहलाता है। यानी बदले में आप कोई दूसरी ऑफर कर दे, निगोशिएशन, इसे आम जुबान में हम निगोशिएशन कहते हैं। एक काउंटर ऑफर। अच्छा आप सुने, मैंने कहा 400, तो रिक्शे वाले ने कहा, ये रिक्शे वाला ने कहा नहीं। साथ में रिक्शे वाला दूसरा खड़ा, उसने कहा आए सर, क्या मेरा दूसरे रिक्शे वाले के साथ एग्री कॉन्ट्रैक्ट हो गया? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑफर स्पेसिफिक है। क्लियर हुई है बात? स्पेसिफिक ऑफर को स्पेसिफिक पर्सन ही एक्सेप्ट कर सकता है, कोई दूसरा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अच्छा मैंने रिक्शे वाले से कहा कितने पैसे? उसने कहा 500। मैंने कहा नहीं 400। ठीक है, ये काउंटर ऑफर हो गई। काउंटर ऑफर का मतलब होता है ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो गई। अब
काउंटर ऑफर का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल ऑफर दुनिया में अब कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। मैंने कहा 400, उसने कहा नहीं। मैंने कहा अच्छा चलो 500 में चलो, उसने कहा नहीं 500 में भी नहीं चलना, आपने मेरी इंसल्ट कर दी। मैंने कहा नहीं भाई तुमने 500 बोला था, मैं 500 पे तैयार हूं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब अगर ना करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब क्यों नहीं हुआ? उसने 500 की ऑफर दी थी, मैंने एक्सेप्ट तो कर ली है। नहीं, एक्सेप्ट करने के दरमियान में मैंने क्या काउंटर ऑफर दी। और काउंटर ऑफर क्या होता है? इसका इफेक्ट ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाती है। तीनों ऑफर समझ आई? क्या क्या ऑफर समझ आए? स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर, काउंटर ऑफर। शाबाश। एक एग्जांपल अगर सही जवाब दे दिया समझ लूंगा तीनों ऑफर की टाइप समझ लिया आपने। पहले देख लेते हैं लिखा क्या हुआ, ये पढ़ लेते हैं ताकि मजीद पक्का हो जाए कंसेप्ट। स्पेसिफिक ऑफर है ऑफर मेड टू स्पेसिफिक पर्सन, उसे स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं। इसका असूल क्या है कि ये सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर की गई हो, साथ वाला बंदा नहीं एक्सेप्ट कर सकता। क्लियर? ये कौन एक्सेप्ट कर सकता है? वही जिसको ऑफर की गई हो। अच्छा, फिर इसके बाद जनरल ऑफर कौन सी है? जनरल ऑफर कौन सी है? जो कि पब्लिक एट लार्ज को या जनरल पब्लिक को, आम आवाम को की गई हो, जिसमें कोई पर्सन स्पेसिफाई ना किया गया हो, वो है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है? कोई भी ऑफर। ठीक है, और शर्त पूरी कर दे, यानी मैंने 200 बोला था 200 ला के दे दे। लेकिन याद रखे जनरल ऑफर में भी जो पहले करेगा ना कंडीशन पूरी, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। ये नहीं कि मैं जनरल ऑफर करूं भाई मैं ये कोई है जो ये 200 रुपये में खरीदे, ये भाईजान ने कहा 200 रुपये मैंने इसको बेच दिया, बाद में ये भाई भी आ जाए कि सर ये ले 200 मुझे भी मार्कर दे, मैं को मार्कर तो मैं बेच चुका हूं। नहीं सर आपने सबको ऑफर की थी ना, अब जो जो बंदा आएगा ना उसको आप मार्कर। मैं इतने मार्कर कहां से लेके आऊं, मेरे पास तो एक ही है। तो जनरल ऑफर किसको? जो सबसे पहले आएगा। सर अगर दूसरा बंदा कह दे मैं इसके 250 दूंगा, दूसरा बंदा कहते हैं 250 दूंगा, ये काउंटर ऑफर है। काउंटर ऑफर है, मैं कहूंगा नहीं मैंने तो 200 लेने हैं। ऑफर जो है वो एक स्पेसिफिक पर्सन को कह रहा है कि मतलब फॉर एग्जांपल ये क्लास है, उसको कहते हैं कि टॉपर अगर मुझसे ये मार्केट खरीदता है मैं उसको 100 में दूंगा, अदर देन टॉपर मैं हाँ 200 में। भाई ऐसे भी हो सकता है। ये होता है ऑफर के साथ कंडीशन अटैच करना। चलें ये भी पढ़ाना था, अच्छी बात है। आपने एडवांस क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा सर क्या ऐसा कहा जा सकता है कि मैं अगर जो हमारे क्लास का टॉपर है, टॉप 10 पोजीशन में से कोई बच्चा है, वो मार्कर खरीदा उसे 100 रुपीज में दूंगा, बाकियों को 200 में दूंगा। बिल्कुल ऐसा है, और ये वैलिड ऑफर होगी। बाज़ को इवन हम कॉलेज में इस तरह की ऑफर्स शेयर करते हैं कि भाई हमारे क्लास में अगले सेशन में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, अगर तो फ्रेश स्टूडेंट पहली दफा पढ़ रहा है उसके लिए फीस होगी 25,000, और जो रिपीट कर रहा है उसके लिए फीस होगी फॉर एग्जांपल 20,000। इस तरह के डिस्काउंट होते हैं। अब इसमें भी ऑफर में कंडीशन अटैच हो गई कि जो रिपीट कर रहा होगा उसके लिए ये प्राइस, तो ऑफर के साथ कंडीशन अटैच हो सकती है। अगर जनरल में दो लोगों ने एक ही टाइम पे एक्सेप्ट कर ली तो फिर आप हाँ, अब ये आप सवाल पूछ रहे हैं एडवांस, तो कोई बात नहीं, मैं भी जवाब देता रहा, जवाब तो देना ही है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर अगर मैंने ऑफर की और दो लोग ऐड, अव्वल तो ऐसा नॉर्म प्रैक्टिकली मुमकिन तौर पे नहीं होता, थ्योरेटिकली अगर फर्ज करें हो भी जाए कि दो लोग, इधर से भी एक स्टूडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, इधर से भी एक स्टूडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, तो जैसे मैंने आपको बताया था ना ऑफर का कम्युनिकेट होना जरूरी है। तो एक्सेप्टेंस वाले टॉपिक में भी आप एक चीज पढ़ेंगे, क्या एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेट होना जरूरी है। ठीक है, तो उस सूरत में मेरा कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ होगा भला? पहले होगा। एक लीगल पॉइंट है कि दो लोगों ने एक्सेप्ट किया, दोनों ने लेटर दिया, लेटर एट द सेम टाइम, एक ही दिन एक ही डाकिया लेके आया, उसने दोनों लेटर आपके सामने रख दिए। हाँ, जैसे पहला किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा? क्योंकि मेरे तक वो पहुंची कौन सी? जो पहले कॉन्ट्रैक्ट वाली थी। अब ये आपने नहीं सोचना कि ये साबित कैसे होगा
कि पहला कौन से वाला लेटर खोला था, दूसरा, ये वकील साबित करते हैं और कर लेते हैं। वकील बड़े बड़े चालाक वकील है दुनिया में, वो बड़ी बड़ी चीजें साबित कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने रूल समझना है कि जो पहला कम्युनिकेट होगा वो वैलिड है। क्लियर? 3 ऑफर्स की टाइप्स पढ़े। अब सवाल पूछता हूं, सही जवाब दिया आगे चलेंगे, वरना नहीं। ठीक है? बादशाह सलामत की बेटी को जिन उठा के ले गया। बादशाह सलामत ने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया, जो कोई मेरी बेटी को जिन की कैद से आजाद करवा के लाएगा, आधी सल्तनत उसके नाम कर दूंगा। शाबाश, जनरल ऑफर। अब 10 लोग जिन की तलाश में निकले, कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ होगा? जो सबसे पहले वो शहजादी को कैद से छुड़ा के लाएगा। शाबाश, क्लियर? ये जनरल ऑफर। चल आगे चलते हैं। एसेंशियल्स ऑफ ऑफर। क्या? एसेंशियल्स ऑफ। अच्छा, काउंटर ऑफर का ये रूल तो आपको पता है ना। काउंटर ऑफर कौन सी होती है? ऐसी ऑफर जो ओरिजिनल ऑफर के बदले में की जाए। और इसका ये बहुत बड़ा लीगल पॉइंट है एक, इसके ऊपर केस स्टडी सॉल्व होगी इस पॉइंट के ऊपर। काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाती है। यानी अगर आपने काउंटर ऑफर कर दी तो असल में अब पहले वाली ऑफर खत्म हो गई, अब ये काउंटर ऑफर ही ऑफर है, अब यही ऑफर जिंदा है। समझ रहे हैं? तो जरा नहीं चलते लेक्चर में नहीं, जरा मुझे बताइए कि काउंटर ऑफर क्या करती है, इसका इफेक्ट क्या होता है? काउंटर ऑफर कैंसल्स ओरिजिनल ऑफर। काउंटर ऑफर कैंसल्स ओरिजिनल ऑफर। ये असूल याद रखना है। अच्छा, अब कंसेप्ट है हमारा एसेंशियल्स। ये लफ्ज एसेंशियल्स को गौर से समझ लें, ये बार बार आएगा आपके लॉ में। लफ्ज एसेंशियल का मतलब होता है वो चीजें जो होना जरूरी हो, लाजमी हो। एक वैलिड ऑफर या प्रपोजल एक ही चीज है। वैलिड ऑफर के लिए क्या चीजें होना जरूरी हैं? क्या चीजें होंगी तो समझा जाएगा ऑफर वैलिड है, वरना ऑफर वैलिड नहीं है। एसेंशियल्स का मतलब ये है कि ये शर्तें पूरी करेंगे तो फिर हम समझेंगे सही ऑफर है, वरना ऑफर वैलिड नहीं समझी जाएगी। और जो वैलिड ऑफर नहीं है उसकी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी, जो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है उसका वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा, जो वैलिड एग्रीमेंट नहीं है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। समझ रहे? तो एसेंशियल्स ऑफ ऑफर का मतलब क्या है? वो चीजें जो होना जरूरी हैं ताकि ऑफर वैलिड हो। पहली चीज, 2 पर्सन्स। ऑफर के लिए जरूरी है 2 लोग हों, एक ऑफर करने वाला और दूसरा जिसको ऑफर की जा रही हो। मैं अपने आप को ऑफर कर रहा हूं, अगर मैं इस अटेम्प्ट में तीनों पेपर पास कर लिए ना तो मैं इनाम के तौर पे अपने आप को मोटरसाइकिल दूंगा। क्या ये वैलिड ऑफर है? लॉ कहता है अपने आप को कोई थोड़ी ऑफर कर सकता है। ऑफर करने के लिए 2 लोग होने चाहिए। इट टेक्स 2 टू मेक एन ऑफर। ठीक है, ऑफर करने के लिए 2 पर्सन होना जरूरी। जो पर्सन ऑफर करेगा उसे क्या बोलते हैं? ऑफरर। और जिसको ऑफर की जाती है। फिर दूसरा रूल, दूसरी चीज, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। यानी 2 लोग होने चाहिए और उनका इरादा क्या हो? लीगल रिलेशन। सोशल का इरादा ना हो। अगर सोशल एग्रीमेंट होगा तो वो वैलिड ऑफर नहीं होगी। उनका इरादा हो लीगल रिलेशन। लीगल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि अगर किसी एक ने अमल ना किया तो दूसरा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। अगर एग्रीमेंट करते हुए आपके जहन में ये है चीज है ना कि पूरा ना किया ना तो मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, तो इसका मतलब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है। और अगर एग्रीमेंट करते हुए चीज नहीं है तो फिर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। चचा ने वादा किया कि अगर आप पास हो गए तो आपको घड़ी नाम में दी जाएगी। मैट्रिक में लेटर लिखते होते ना, घड़ी नाम में दी जाएगी। क्या आपके जहन में है कि अगर चचा ने घड़ी ना दी तो चचा को अदालत में घसीटूंगा? क्या जहन नहीं है? तो इसका मतलब क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। वो सोशल एग्रीमेंट समझा जाता है, फिर वो लीगल नहीं समझा जाता।
लीगल वैलिड एग्रीमेंट क्रिएट करने के लिए क्या जरूरी है कि ऑफर में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हो, सोशल रिलेशनशिप नहीं, कौन सा, लीगल रिलेशनशिप। क्लियर जी। ऑफर सर्टन एंड डेफिनेट हो, ऑफर सर्टन एंड डेफिनेट हो। रिक्शे वाले से पूछा भैया कॉलेज चलोगे, उसने कहा कॉलेज चलूंगा, कितने पैसे, सर जो मुनासिब होंगे दे दीजिएगा। हाँ बैठ गए, उधर जाके अब मैं कह रहा हूँ 200 मुनासिब है, वो कह रहे हैं सर 700 दीजिए। होता है ना ऐसे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, टर्म्स को सर्टेनिटी के साथ एग्री नहीं किया गया। लॉ ये कहता है जो भी आपकी कंसीडरेशन हो, लेना देना हो, या जो भी दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन, वो क्लैरिटी के साथ एग्री करें। तब भाईजान जॉब करोगे हमारी फैक्ट्री में, 1 लाख रुपए महीना मिलेगा, कर क्या ये इसमें सर्टेनिटी है? ये वैलिड है। दूसरी ऑप्शन, भाईजान क्या आप जॉब करेंगे हमारी फैक्ट्री में, तनख्वाह ऐसी होगी कि आप खुश हो जाएंगे, तनख्वाह इतनी होगी कि आप खुश हो जाएंगे। क्या इसमें इस ऑफर में सर्टेनिटी है? एम्बिग्युइटी है? नहीं, बाद में तो लड़ाई होनी है। उसने कहा मैं तो ऐसे नहीं खुश होता, मुझे तो 5 लाख रुपया दीजिए, लड़ाई झगड़ा ना। इसे बताइए क्या लॉ की ये बात सही है कि गलत है कि टर्म सर्टन और डेफिनेट होनी चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, अनसर्टन नहीं होनी चाहिए, क्लियर हो। ओके, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऑफर कम्युनिकेट होनी चाहिए। मेरे जहन में है कि मैं इन भाईजान को ऑफर करूंगा कि मेरा मोबाइल खरीद ले, लेकिन अभी मैंने किया नहीं, क्या ऑफर कम्युनिकेट हुई? नहीं। ठीक है, तो ऑफर क्या होनी चाहिए? कम्युनिकेट होनी चाहिए। अगर ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई तो वो ऑफर नहीं है, ऑफर नहीं है तो उसे एक्सेप्ट भी नहीं किया जा सकता। ऑफर कम्युनिकेट कैसे होती है? एक्सप्रेस भी इम्प्लाइड, ये तो चले हमें पहले कल ही पढ़ लिया था। और किस टाइम पे होगी? वो तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगी, किस टाइम पे होगी? जैसे बंदे को पता चलेगा, जब उस बंदे के नॉलेज में आएगी, उस पर्सन के नॉलेज में आएगी, तब ऑफर कम्युनिकेट होगी। व्हेन ऑफर रीचेज, अहम पॉइंट सुनिए जरा, मैंने 10 तारीख को लेटर भेजा ऑफर करने का, इनको पहुंचा 15 तारीख को, ऑफर कब कम्युनिकेट हुई? 10 को कि 15 को? ये एग्जाम्पल जहन में रखिएगा। ऑफर इज कम्युनिकेटेड व्हेन इट रीचेज ऑफरी, ऑफर इज कम्युनिकेटेड व्हेन इट रीचेज ऑफरी। क्लियर? देखिए कंसेप्ट ज्यादा है लेकिन है छोटे छोटे, इजी। कंडीशनल ऑफर, ये तो अभी वो स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, उसमें हमने डिस्कस कर लिया था। कंडीशनल, क्या ऑफर के साथ कंडीशन अटैच कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डिस्काउंट सिर्फ उसी स्टूडेंट को मिलेगा जिसके मैट्रिक में 80% से ज्यादा मार्क्स होंगे। कंडीशन अटैच कर दी, क्या कंडीशन? आप ऑफर के साथ कंडीशन अटैच कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कंडीशनल ऑफर। अब इसमें रूल क्या है कि जो दूसरा बंदा है ना, उसने इस ऑफर को विद कंडीशन ही एक्सेप्ट करना है, एज इट इज, वो चेंज नहीं कर सकता। उसे क्या करना है? विद कंडीशन ही एक्सेप्ट करना है, चेंज नहीं कर सकता। अगर चेंज करेगा तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। रियल केस सुनिए, एक बंदे इंटरव्यू हुए, इंटरव्यू में एक कैंडिडेट को सेलेक्ट कर दिया गया, कैंडिडेट को लेटर लिखा, क्या अगर हम आपको 50,000 रुपये पर मंथ पे अकाउंटेंट हायर करते हैं, अगर आपको ये ऑफर मंजूर हो तो 25 तारीख तक हमारे ऑफिस में आके रिपोर्ट कीजिए। ऑफर की गई लेकिन साथ में कंडीशन लगा दी गई, क्या? 25 तारीख तक आके रिपोर्ट कर। अब अगर तो उसने एक्सेप्ट करनी है तो क्या सिर्फ फोन करके कह दे सर एक्सेप्टेड, कि उस कंडीशन को एज इट इज मानना पड़ेगा, एज इट इज मानना पड़ेगा, आके रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ऑफर के साथ कंडीशन अटैच कर सकते हैं। अगर ऑफर के साथ कंडीशन अटैच हुई है तो दूसरी पार्टी को क्या करना है? एज इट इज एक्सेप्ट करना है। अगर दूसरी पार्टी एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करती, चेंज करती है ना, तो फिर वो काउंटर ऑफर समझी जाएगी। उधर से वो कहता है सर 25 को नहीं, मैं 30 को आऊंगा,
तो ये क्या होगा, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर ओरिजिनल ऑफर को कैंसिल करिए। ये याद रखिएगा, ये ना कि आपको ऑफर करे, आप कहते हैं सर 25 नहीं 30 को आऊंगा, और वो कहे नहीं 30 को नहीं मंजूर, फिर आप 25 को भी पहुंच गए ना, तो एक्सेप्टेंस नहीं। क्यों बोला, काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो। ये बड़ा खतरनाक रूल है कि काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाती है। सबसे अभी तक आपने जितना लॉ पढ़ा ना, सबसे डेंजरस रूल है इसको। इसलिए कोई ऑफर है ना, ध्यान से उसका जवाब देना है। उसने कुछ केस स्टडी एमसीक्यूज में बनाई हुई है, जिसमें जो जवाब आता है ना, उसके अल्फाज से हमें अंदाजा लगाना होता है कि वो काउंटर ऑफर कर रहा है कि एक्सेप्टेंस कर रहा है। जैसे ये क्या उस एक्सेप्टेंस कहेंगे आप कि सर आऊंगा लेकिन 30 तारीख को, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। आम बंदा शायद कहे कि एक्सेप्टेंस है, लेकिन आप लॉ के स्टूडेंट है, आपको पता है कि एक्सेप्टेंस नहीं है, क्या है, काउंटर ऑफर है। सुभान अल्लाह, क्या कंडीशन सिर्फ ऑफर करने वाला लगा सकता है कि एक्सेप्टेंस करने वाला भी? देखिए अभी हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऑफर, एसेंशियल। तो मैं तो सिर्फ ऑफर की बात करूंगा। आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, इसका जवाब भी मौजूद है, लेकिन किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में, एक्सेप्टेंस वाले में। तो वो तो कल या परसों जब डिस्कस होगा तब भी बताऊंगा इसका जवाब। क्वेश्चन समझ गया इसका? उन्होंने कहा सर ऑफर के साथ कंडीशन हो सकती है, क्या एक्सेप्टेंस के साथ भी कंडीशन हो सकती है? मैंने इसका जवाब नहीं दिया, कोई ये सही में जवाब नहीं दिया, मैंने सिर्फ ये कहा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसका अच्छा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, इसमें तो आप जरूर कंफ्यूज होंगे। एक होता है इनविटेशन टू ऑफर, एक होता है ऑफर। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। जैसे आम जुबान में वकीलों के करीब बैठे ना, पास बैठे, तो फिर पता चलता है लफ्ज से लफ्ज में क्या फ़र्क होता है। हम आम जुबान बोलते हैं, बाज़ औक़ात इरादा, एक इरादा मैंने बताया था ना, एक लफ्ज होता है इरादा, एक होता है वादा, एक होता है मुआहदा। मुआहदा, इरादा या वादा। इरादा पे तो कोई मसला ही नहीं है, इरादा पूरा हुआ ना। जब वादा होता है ना, वो एथिकली पूरा करना चाहिए, लेकिन अगर आप पूरा नहीं करते तो कोई लीगली कोई एक्शन, एथिकली पूरा करना चाहिए। लेकिन जो मुआहदा है वो एथिकली भी पूरा करना चाहिए, लीगली भी पूरा करना चाहिए। तो ये रियल लाइफ में हमने इनमें थोड़ा फर्क रखना होता है कि क्या चीज़ का स्टेटस क्या है। तो उसी तरह लॉ की लैंग्वेज में एक होता है इनविटेशन टू ऑफर, एक होता है ऑफर। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है, ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए एक डिपार्टमेंटल स्टोर में आप गए, वहां पे देखा शेल्फ पे कुछ चीजें पड़ी हुई थी, जैसे रजिस्टर पड़े थे। आपने कहा अब सीए शुरू कर दिया, असाइनमेंट तो ठकाठक रोज करनी पड़ेगी, मैं रजिस्टर कितना, रजिस्टर अच्छा लगा, आपने रजिस्टर उठा के काउंटर पे लेके आए। काउंटर वाले ने कहा सर ये रजिस्टर फॉर सेल नहीं है, ये सिर्फ हमने शो पीस के तौर पे लगाया, वापस रख दे। आपने कहा आज ही लॉ पढ़ के आए हूँ भैया। आपने जब ये रजिस्टर उधर काउंट रखा हुआ था ना शेल्फ पे, तो ये आपकी तरफ से ऑफर लगी हुई थी, आपने ऑफर की थी। मैंने जब रजिस्टर को उठाया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मेरा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, नहीं बेचेंगे तो केस करूंगा। उसने एक लगाया, उसने कहा लॉ पढ़ रहे हो तो सही तरह पूरा पढ़ो। ये जो हम डिस्प्ले करते हैं ना चीजें, ये इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। इनविटेशन का मतलब क्या, ये ऑफर से पहली स्टेज है, ऑफर से पीछे वाली स्टेज है। आपने जब उठा के लेके आए ना, तो ये ऑफर है। अब मैंने फैसला करना एक्सेप्ट करूं कि ना करूं। अगर तो मैं इसको स्कैन करके इनवाइस बना देता हूं तो मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस है, वरना एक्सेप्टेंस नहीं। समझ लगी आपको कि जो आप गुड्स डिस्प्ले पे लगी होती हैं स्टोर में, वो ऑफर नहीं है, वो क्या है, इनविटेशन टू ऑफर। इस तरह कभी कभार ना हम टीचर्स को डिफरेंट पब्लिशर की तरफ से ईमेल आती है कि सर ये किताब है, इसकी प्राइस ये है, अगर आपने खरीदनी है तो हमें इस नंबर पे ऑर्डर करें। वो जो सर्कुलेट होती है ना लिस्ट प्राइस के साथ, गेस करें वो क्या है, ऑफर की इनविटेशन टू ऑफर। मैंने फोन करके कहा ये किताब भेज दो, उसने कहा सर खत्म हो गई है। मैंने कहा नहीं अब तो केस करूंगा, क्योंकि तुमने जो मुझे लिस्ट भेजी वो ऑफर था, मैंने फोन करके एक्सेप्टेंस दे दी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हुआ कॉन्ट्रैक्ट?
जो लिस्ट सर्कुलेट की गई थी वो क्या थी? इनविटेशन टू ऑफर। जो मैंने आपको ये एग्जांपल्स याद से, इस एग्जांपल को याद कर लें, कंसेप्ट समझ आ जाए अच्छा है, नहीं समझ आए तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम एग्जांपल याद कर लें। ये सारे केसेस क्या हैं? इनविटेशन टू ऑफर। ये कौन से वाला था? ये एडवर्टीजमेंट आर सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इनविटेशन टू ऑफर है, मैं जो फोन करूंगा ये किताब भिजवा दो, ये ऑफर है, फिर उसकी मर्जी है चाहे एक्सेप्ट करे। बात कहते हैं ना आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। इसी तरह वो आजकल कहता है कि आजकल ना इससे ज़्यादा होता है कि सोशल मीडिया वगैरह पे भी, सोशल मीडिया पे या बात का रेस्टोरेंट में जाए मेन्यू आता है आपके सामने, वो गैस करें ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर? अगर मैं उससे कहूँ भाई ये डिश लेके आओ, वो कहे सर खत्म हो गई है, तो मेरा ऑर्डर देना क्या है? और अगर उसके पास सामान खत्म हो, क्या वो कह सकता है सर डिश खत्म? बिल्कुल, ठीक है। सोशल मीडिया पे बात को लिखा होता है ये प्राइस चीज इतने में हम बेच रहे हैं, ठीक है, अब खरीदने के लिए अभी कॉल करें, नीचे नंबर होता है ना बात का। ये सोशल मीडिया पे जो भी एडवर्टीजमेंट लगती है ये क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। आप जब अप्लाई करते हैं ये ऑफर है। कॉलेज के एडमिशन फॉर्म बनाया हुआ है ना, स्टूडेंट जब उस एडमिशन फॉर्म को भरता है तो एक्सेप्टेंस है ये स्टूडेंट की तरफ से कि ऑफर है? ऑफर है। ये ऑनलाइन जितने भी प्राइसेस वगैरह होते हैं ना, ये सारा याद रखिए रूल। कानून में क्या कहा गया है इनको, ये क्या है? बाज़ औक़ात अखबार में टेंडर भी होता है, इश्तिहार, टेंडर नोटिस पढ़ा कभी आपने? कंपनीज कहती है हमें ये माल सामान चाहिए इतनी क्वांटिटी में, अपनी अपनी कोटेशन भेजें। तो वो जो टेंडर अखबार में आता है ना, कभी टेंडर देखा है आपने? टेंडर अखबार में, अब तो हर अखबार ही कम हो गए हैं, अखबार में आया करता, उसमें लिखा था टेंडर नोटिस। टेंडर नोटिस का मतलब होता था कि हम इतला दे रहे हैं, हमें 10,000 मार्कर चाहिए, अगर जो हमें सप्लाई करना चाहता हो रेट लिख के भेजे। तो जो कंपनी टेंडर नोटिस इशू करती है ना, टेंडर नोटिस मतलब परचेज करने के लिए, वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। और जो दूसरी कंपनीज अपनी अपनी कोटेशन देंगी कि सर मैं इस रेट पे सप्लाई करूंगा, मैं इस रेट पे, वो क्या है? ऑफर। अगर कंपनी ने जिसका सबसे कम रेट था उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो जिसका ज्यादा रेट था वो उसने केस कर दिया। उसने कहा आपने जो अखबार में इश्तिहार दिया था ये ऑफर था, मैंने जो रेट दिया ये एक्सेप्टेंस था। ऐसा है क्या? जो टेंडर नोटिस अखबार में आया था वो क्या था? इनविटेशन टू ऑफर। समझ रहे हैं? सारी एग्जांपल है। और फिर एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑक्शन। ऑक्शन होती है ना, नीलामी। नीलामी आपने कभी मूवीज वगैरह में देखी होगी, कभी होता ना 10,001, 10,002, उधर कहता है 12,000, वो कहता है 15,000, वो है ऑक्शन। बेड वगैरह कंपनी इश्तिहार दिया 15 तारीख को ऑक्शन लगेगी चीजों की। ये जो इश्तिहार होता है ना ऑक्शन के, ये होता है इनविटेशन टू ऑफर। फिर उसमें जब आता है ना 10,000, दूसरा कहता है 12,000, तीसरा कहता है 15,000, ये क्या होती है? ऑफर। गैस कीजिए इस वाली एग्जांपल में एक्सेप्टेंस कब होती है? हाँ, जब वो कहता है 20,001, 20,002, 20,003, इसके बाद हम देखा छोटा सा थोड़ा होता है, वो ठग करके मारता है। लीगली सुने 20,003 पे भी एक्सेप्टेंस नहीं होती। जब वो ठग की आवाज आती है ना, ठग हैमर जैसे ही लगेगा डाइस पे, आवाज आ गई, वो होती है एक्सेप्टेंस, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद कोई आके 10 लाख की भी बोली लगा देना, वो चीज नहीं बिक सकती। हैमर गिरने से पहले पहले अगर किसी ने ज्यादा बोली लगा दी तो वो उसकी तरफ चली जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये 5 एग्जांपल्स ध्यान से, खासतौर पे सोशल मीडिया वाली एग्जांपल, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। आई कैप ना केस स्टडी की नेचर चेंज करता रहता है, उसे अपडेट करता रहता है। तो ज़हन में रखिएगा सोशल मीडिया पे जो चल रही होती है लिस्ट और प्राइसेस, वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर में क्या सारे एसेंशियल्स होना मस्ट है कि एक आधे से भी काम चलेगा? याद रखिए सारे एसेंशियल्स होना जरूरी है। अगर एक एसेंशियल भी वायलेट हो रहा हुआ ना, एक एसेंशियल भी
वायलेट हो रहा हुआ, वायलेट का लफ्ज बोल रहा हूं, वायलेट समझते हैं, खिलाफ वर्जी हो रही हुई, तो वो वैलिड ऑफर नहीं है। 6 हैं, 5 हुए, 1 वायलेट हुआ, वैलिड ऑफर नहीं है। काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाएगी। हाँ, आगे क्या चल, देखिए कहानी में आगे चलना है। अब जिसने काउंटर ऑफर की, दूसरी पार्टी के पास राइट है, ठीक है जी। हाँ, वो कर सकते हैं वगैरह। क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। ऑफर की कितने टाइप्स हैं? 3। स्पेसिफिक ऑफर किसको की जाती है? रूल क्या है? वही एक्सेप्ट करेगा। जनरल ऑफर किसको की जाती है? पब्लिक एट लार्ज को। रूल क्या है? कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। काउंटर ऑफर क्या है? ऑफर के बदले में रिटर्न ऑफर करना। इसका रूल क्या है? रीजन ऑफर को कैंसिल कर देते हैं। वैलिड ऑफर के लिए जरूरी चीजें क्या क्या हैं? 2 पर्सन हो, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन और डेफिनेट हो, ऑफर कम्युनिकेटेड हो। और कम्युनिकेट कब होती है? जब ऑफरी तक पहुंचती है, व्हेन इट रीचेज ऑफरी। कंडीशनल ऑफर कौन सी है? ये काउंटर ऑफर और कंडीशनल ऑफर में फर्क है। कंडीशनल ऑफर है ऑफर ही, लेकिन उसके साथ कोई कंडीशन ऐड कर दी जाती है। कंडीशन ऐड कर दी तो एक्सेप्ट करने वाले ने क्या करना है? कंडीशन के साथ एक्सेप्ट करना है। ठीक है, देखिए वो टाइप्स में आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये टाइप सिर्फ आपको ये समझाने के लिए है कि इस तरीके से वेरिएशन हो सकती है। ठीक है, वरना आप उसमें ऐड करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है इसकी। कंडीशन ऑफर को असल चीज ये है कि आप केस स्टडी पूछेगा और केस स्टडी में आपको इसका लीगल इफेक्ट पता होना चाहिए कि कंडीशन ऑफर क्या है। ये एक्सेप्टर ने एज इट इज एक्सेप्ट करनी है, और इनविटेशन टू ऑफर नहीं होती। और इसमें 5 एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए। चले एक आधी भूल जाती है, कम से कम 4 याद रख लीजिएगा। याद रख लेंगे जी? चलिए, असाइनमेंट मिल गई आपको। असाइनमेंट रिटन फॉर्म में करनी है, रिटन फॉर्म में लाजमी है। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।